नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीडीपी की क्लासेस लेकर आ गए हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा कोर्स कवर कराएंगे दोस्तों, और पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस रिलेटेड होंगी आपके सब्जेक्ट से, वो सभी क्लासेस हम आपको कराएंगे। एक बात का विश्वास मैं आपको दोस्तों दिलाता हूं कि आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी, आपके लिए क्लास बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको समझ में जरूर आएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लासेस से। तो इस क्लास को एक बार आप जरूर देखिएगा, तो हम वादा करते हैं आप फिर आगे से हमारी सारी क्लासेस को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपने कोर्स को कवर करेंगे और बहुत ही आसानी से बेसिक स्तर पे करेंगे। तो मेरे जिन भी दोस्तों की ये शिकायत होगी कि हमको समझ में नहीं आता है, वो जरूर इस क्लास को देखें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक स्तर से बहुत बड़े आराम से आपके कोर्स को खत्म करा दूंगा। और ये जरूर आश्वासन मैं आपको दूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती आपकी शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए, मैं आपको अपनी क्लासेस की पहले कुछ विशेषताएं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप परेशान हो गए हो पेड कोर्स कर करके, मैंने अधिकांश मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो यही कहते हैं कि सर फलाने से पेड कोर्स ले लिया, उससे पेड कोर्स ले लिया, और पेड कोर्स लेने के बाद मेरे को वहां पर क्वेश्चन नहीं हुए। अब या तो वो बच्चे की मेहनत की कमी रही हो, या जो पेड कोर्स का व्यवसाय कर रहे हैं वो वाली कमी रही हो, लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा कंटेंट बहुत ही सटीक होने वाला है। आप यह क्लासेस देखने के बाद किसी से यह शिकायत करने नहीं जाओगे कि हमसे ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। जो कराया जाएगा आपसे होगा जरूर। देखिए दोस्तों, एक चीज तो मैं मानता हूं, यदि आप 10 लाख स्टूडेंट पढ़ाओगे या 10 लाख स्टूडेंट पढ़ेंगे तो 5-10 सिलेक्शन तो अपने आप हो ही जाता है, उसमें हमारा कोई रोल होता नहीं। लेकिन अच्छा शिक्षक वही है जो अधिकांश अपने बच्चों को समझा पाए, जो बेचारा सबसे कमजोर बच्चा है उस पर सबसे अच्छा फोकस कर पाए। मैं यही मानता हूं सबसे अच्छा टीचर वही माना जाता है। आप एक बार हमसे जुड़ के देखिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अभी सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी, यह मैं गारंटी आपसे देता हूं आपको। तो चलिए दोस्तों, फ्री बैच है हमारा एकदम, इसमें हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले, और यह जरूर आपसे वादा करते हैं कि क्लासेस को भी टाइमली पूरा कर देंगे। और जो भी आपकी डाउट सेशन की क्लास होगी, आप 1 to 1 हमसे कमेंट बॉक्स से जरिए जुड़िए, हम आपके कमेंट बॉक्स के जरिए आपकी एक डाउट क्लास भी बना देंगे, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो सके। दूसरी बात यह है कि एकदम बेसिक स्तर से हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, ताकि जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो दोस्त भी जुड़ेगा, जो कहीं और से पढ़ के आया वो भी जुड़ेगा, सबको समझ में आएगा, यह कंफर्म बात है। तीसरी बात यह है कि आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, हमारी क्लास को आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपको क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। फिर यह क्लास उपयोगी कहां पर है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत उपयोगी क्लास है, अभी एग्जाम होने वाला है। ऑल स्टेट टेट, सभी स्टेट के टेट का लगभग हम सिलेबस कवर करेंगे। यूपी टेट पे हमारी बिल्कुल पैनी नजर रहेगी, यूपी टेट का पूरा सिलेबस, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, इन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। और सुपर टेट के लिए यह एक फाउंडेशन कोर्स की तरह हो जाएगा, यानी यहां से आपको सुपर टेट में हम अगले लेवल पे लेके जाएंगे। तो बिल्कुल इसको फाउंडेशन कोर्स मानिए, बेसिक आपका पूरा निपट जाएगा। एक क्लास शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको और आश्वासन देता हूं दोस्तों, हो सकता है कोई पार्ट को मैं पहले कवर करूं, कोई पार्ट को बाद में कवर करूं। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतनी विनती करता हूं कि कंपैरिजन के बजाय आप मेरे पे पूरा विश्वास करके पूरा फोकस करिए, मैं आपका सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेके आए हैं, जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, उनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, वो सब आज हम अपनी इस इंट्रोडक्टरी क्लास में कवर करेंगे। इस विकास की अवस्थाओं को मैं 2 क्लास में कवर करा दूंगा, क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा उसके साथ आपके लिए, जो जो क्वेश्चंस आते हैं। और जहां जहां मुझे लगता है कि मेरे ऑफलाइन के बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वही कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको भी आएगा, वो सभी कंफ्यूजन्स को दूर करता हुआ मैं चलूंगा।
तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बस आपका लाइक सब्सक्राइब हमें चाहिएगा, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मनोबल मिले और हम आगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो फिर से शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विकास होता क्या है, तभी तो उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं कि विकास या डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया। तो जन्म लेने से पहले की भी यदि हम बात करें, पूर्व प्रसूति काल की अगर हम बात करें, तो बच्चा एक सिंगल सेल यानी जाइगोटिक फॉर्मेशन से बनता है। एक जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पूरा बेबी, यानी ये डेवलपमेंट का ही तो फेज है। सिंगल सेल से मल्टी सेल हुआ, मल्टी सेल से उसके ऑर्गन डेवलप हुए, ऑर्गन डेवलप होने के बाद उसने एक ह्यूमन बेबी की शेप ले ली। यह भी मैं एक डेवलपमेंट मानूंगा, और यह डेवलपमेंट हो सकता है हमारे शारीरिक वृद्धि हो। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म हो गया, जन्म होने के बाद जो नवजात शिशु रहता है, आपने देखा होगा वह वजन में भी बढ़ता है, लंबाई में भी बढ़ता है, और कुछ कुछ अंतःक्रियाएं करते हुए सीखता रहता है। अब ये अंतःक्रिया क्या क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसका वजन बढ़ रहा है, यानी उसके शारीरिक आकार में वृद्धि हो रही है, ये भी उसका एक डेवलपमेंट है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने माँ बाप और अपने परिजनों से थोड़ी थोड़ी चीजें सीखता रहता है, भाषा भी सीखता है, यह भी एक डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद वो सामाजिकता सीखता है, वो भी एक डेवलपमेंट हो गया। तो जो भी बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ग्रहण कर रहा है, वो सब उसका डेवलपमेंट आता है। सबसे जरूरी चीज क्या है, हम लोग यह सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब शारीरिक वृद्धि है बस, यानी हमारे ऑर्गन बढ़ गए, हम बढ़ गए, ये डेवलपमेंट है। नहीं, यह केवल एक शारीरिक वृद्धि है। डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। एस्पेक्ट का मतलब यह एक बहुत वाइड क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारा संज्ञानात्मक विकास देखते हैं इसमें, यानी दिमागी रूप से हम क्या क्या सीख रहे हैं, नई नई चीजें हम क्या सीख। भाषा का विकास देखते हैं, हम भाषाएं किस लेवल पे सीख रहे हैं, वो भी विकास हमारा डेवलपमेंट में ही आएगा। हमारा सामाजिक विकास हो गया, यानी समाज से अंतःक्रिया करते हुए हम क्या सीख रहे हैं, वो हमारा सामाजिक विकास हो गया। हमारी मॉरल वैल्यूज हो गई, यानी नैतिक मूल्य हम क्या सीख रहे हैं, तो वो भी हमारा एक विकास हो गया। अब मैं यहां से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सीखने की कोई उम्र है? नहीं, सीखने की कोई भी उम्र नहीं है। इसका मतलब आपको यहां से यह पता लग जाएगा कि डेवलपमेंट कहां से कहां तक चलता है। तो मेरी इन बातों से आपको यह तो आइडिया हो गया होगा कि डेवलपमेंट जन्म से पूर्व से शुरू हो जाता है और मरते दम तक चलता है। अब वो डेवलपमेंट जरूरी नहीं है शारीरिक हो, हमारे किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है, ये भी आपको ज्ञात हो गया होगा कि बहुत बड़ी टर्म है, जो कि हम अपने डिफरेंट लाइफ में करते रहते हैं। तो यहां से हमें डेवलपमेंट का छोटा सा आइडिया मिल गया है। अब हम देखते हैं कुछ कुछ साइंटिस्टों ने डेवलपमेंट या साइकोलॉजिस्ट ने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है। देखिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है। ज्यादातर वही ज्ञान हम लेते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है। अब मैं आपको अपनी क्लास की एक छोटी सी क्वालिटी और बता देता हूं। मैं जो भी कंटेंट लेके आऊंगा वो रेलेवेंट कंटेंट होगा। रेलेवेंट का मतलब मैं जो आपके रिसर्च पेपर निकलते हैं, जो रेफरेंस बुक स्टैंडर्ड हैं, केवल वहीं से ही कंटेंट लेके आऊंगा। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ा दिया, जिसके बाद एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। आप इस क्लास को रेफरेंस ना माने तो जो मैं रेफरेंस डालूंगा यहां पर पढ़ाने के लिए, उनको तो मान सकते हो कि हाँ, ये अच्छे स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, इनके द्वारा हमें क्लास मिली है, तो यह क्लास सटीक तथ्यों पर ही होगी। तो यह आश्वासन भी मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक मैंने लिख दिया मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट जानते हैं क्या होता है। देखिए, बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों लैंग्वेज में मैं क्लास लेके आऊंगा। तो जो हिंदी भाषी हैं वो भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अपने नोट्स इंग्लिश में बना के हिंदी में समझ सकते हैं। बहुत ही क्लियरली मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से क्लास का ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट हुए हरलॉक। हरलॉक ने क्या बोला, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। तो हरलॉक ने कहा
कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलिए। और यह एक सीरीज है, सीखने की सीरीज है जो कि मैच्योरिटी तक जाती है, परिपक्वता तक जाती है। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, यानी शरीर में बड़े हो गए, सेल बढ़ गए हमारी बॉडी के, इस तक ही सीमित नहीं है। यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर मैंने आपको पहले भी कर दिया। बल्कि इसमें परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब हो गया मेच्योरिटी, इसको भी डीपली आगे लेंगे, इसका भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की दिशा में, यानी हमें परिपक्वता को प्राप्त करना है, मुझे मैच्योरिटी को प्राप्त करना है। ये लो मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा हूं, ये मैं हूं, और ये मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा हूं, तो यानी मैं सीखता हुआ ऊपर चढ़ रहा हूं, सीखता हुआ मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, और मैं मैच्योरिटी जब प्राप्त हो जाएगी तो जाके मैं सब सीख जाऊंगा। यही तो कह रहा है ये। दोबारा देख लेते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की दिशा में परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। यानी आप प्रगतिशील श्रृंखला यानी प्रगति की ओर बढ़ते जाइए। कब तक? जब तक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आपको प्राप्त ना हो जाए। यही डेवलपमेंट है। ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। तो डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या है? आप नई नई स्किल्स सीखते हो, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती हैं, ये कंफर्म बात है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हम सीखते कैसे हैं, हरलॉक जी के द्वारा मैं कैसे बताता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं हरलॉक को फिर आप आज के बाद नहीं भूल पाओगे। हरलॉक जी ये कहते हैं आप सीखते रहिए, क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध सीखते रहिए। आप कहां तक सीखेंगे? जहां तक आप मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक आप सीढ़ी चढ़ते रहोगे, जब तक आपको मैच्योरिटी प्राप्त नहीं हो जाती। जब आपको मैच्योरिटी प्राप्त हो गई तो हम समझते हैं कि आप सीख गए। अब हो सकता है जैसे शारीरिक बढ़ रहा हूं मैं, तो शरीर में अगर बच्चा बढ़ रहा है तो हो सकता है उसको मैच्योरिटी 18 साल पे प्राप्त हो जाए। तो 18 साल के बाद अब उसका शारीरिक डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन मान लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, एक एज पे आके दिमाग आईक्यू लेवल इतना हो गया है उसका, अब इससे ज्यादा उसका आईक्यू लेवल नहीं हो सकता, तो वहां भी उसमें मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैच्योरिटी वर्ड, देखिए मैच्योरिटी वर्ड जो है वो हर एक एरिया का अलग अलग होगा। शरीर की मैच्योरिटी बिल्कुल अलग, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही होता है, उसे लगता है मैच्योरिटी कोई एक ही शब्द है। जब मैच्योर हो गए अब हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं आपको समझाता हूं, या इसको लिख लो, ठीक है, रोक के आप इसको लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूं। तो देखिए हरलॉक के हिसाब से हम जनरली क्या सोचते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब क्या है, मैच्योर हो गए अब सीखना बंद। देखिए हो सकता है शारीरिक मैच्योरिटी 18 साल पे आ जाए तो शरीर का बढ़ना 18 पे बंद हो जाए, लेकिन क्या मॉरल वैल्यू की कोई मैच्योरिटी होती है? नहीं होती। तो सोशल वैल्यू की कोई होती है, सोशलाइजेशन की? नहीं होती। सामाजिकता की कोई मैच्योरिटी नहीं आती। इसलिए कुछ क्षेत्रों में मैच्योरिटी आएगी नहीं, उम्र भर नहीं आएगी, तो हम उम्र भर सीखते रहेंगे। जहां जहां मैच्योरिटी आती रहेगी वहां वहां सीखना लिमिटेड होता चला जाएगा। तो हरलॉक अब आपको याद रहेगा मैच्योरिटी और सीडी से जो ये मैंने बनाई श्रृंखलाबद्ध, याद रहना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एक दो बार रिवाइज करोगे बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं कुछ कीवर्ड से भी याद कराऊंगा। अब देखिए मुनरो जी क्या कहते हैं। मुनरो के अनुसार ये भी श्रृंखला ही बोल रहे हैं, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी जब बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक कोई ना कोई परिवर्तन अपने अंदर लेके आता रहे, वही विकास कहलाएगा। यानी हमारी एक देसी भाषा में बहुत अच्छी चीज है, वॉम्ब से टॉम्ब, वॉम्ब टू टॉम्ब। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? वॉम्ब टू टॉम्ब का मतलब, वॉम्ब का मतलब गर्भ से लेकर, टॉम्ब का मतलब कहां पर? जब हम मर जाते हैं तो टॉम्ब का मतलब होता है जहां दबाया जाता है, कब्र तक। तो गर्भ से कब्र तक हम, यह निरंतर चलती रहती है, हम सीखते रहते हैं, डेवलपमेंट चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जब आपकी श्रृंखला कहां से कहां तक चलेगी? मुनरो जी के हिसाब से, मुनरो जी के हिसाब से भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। यह बात मुनरो ने कही है। ये जो मैं चीजें लेके आ रहा हूं, ऐसा होता है ये
दो तीन चीजें ऐसी आती हैं जो आपको याद करने की होती हैं। डेफिनेशंस वो बोल देगा ये डेफिनेशन किसने दी, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देगा, या किताब दे देगा कि ये किताब किसने लिखी, 3-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम लिख देगा। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ते चलेंगे, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी। तो मैं इनकी एक क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इनके तरीके बताऊंगा। यहां भी बता रहा हूं मैं तरीका, वहां पर ये सारी, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना हो, 100-150 जितनी भी होंगी सब लेके आऊंगा और उसकी क्लास बना दूंगा, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए कि मुनरो ने 4 ये स्टेटमेंट दिए थे, चारों मैं लिख दूंगा मुनरो के, और उनको याद करने की ट्रिक तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगी। फिलहाल आपको यह समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो निरंतर लगातार चलता ही रहेगा, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। अब गुणात्मक और मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखते हैं जी मात्रात्मक क्या होता है। मात्रात्मक का मतलब हो गया कि जो हम मात्रा में नाप सकें, जिनको नापा जा सके, वो सारे मात्रात्मक हो गए। जैसे किलोग्राम वजन, जैसे वजन। अब ये वजन है, वृद्धि है, शरीर की वृद्धि, ये नापा जा सकता है ना, तो मात्रात्मक है। वजन के बाद हाइट, ठीक है, हाइट। अब हाइट हम नाप सकते हैं ना, तो मात्रात्मक वृद्धि हो गई, यानी शरीर से रिलेटेड हो गई। उसके बाद आ गया गुणात्मक। गुणात्मक क्या होगा दोस्तों, गुणात्मक का मतलब हो गया जिसको हम महसूस कर सकें, गुण बता सकें कि अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, यही तो बता सकते हैं। कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, उसके गुणों को बता सकते हैं बस, लेकिन उसको नाप नहीं सकते। जैसे बता दीजिए क्या होगा, हमारा सोशलाइजेशन, हमारे नैतिक मूल्य। अब देखिए नैतिक मूल्य बताइए, क्या आप नैतिक मूल्यों को कह सकते हो जी 2 किलो नैतिक मूल्य है मेरे पास, कभी नहीं कह सकते। तो इनको नापा नहीं जा सकता कि 2 किलो नैतिक मूल्य है। आज इसने सामाजिकरण किया, आज ये सामाजिक चीजें सीखा, और कितनी सीखा, 3 फुट सामाजिक चीजें सीखा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम ये सीख सकते हैं इसमें नैतिक मूल्य अच्छे हैं, इस लड़के में नैतिक मूल्य बुरे हैं, इस लड़की में जो है ये लड़की बहुत सामाजिक है, ये लड़की बहुत सामाजिक नहीं है। तो यानी इसका मतलब इनके गुणों को बता सकते हैं, नाप तो सकते ही नहीं। जो चीजें नाप सकते हैं उनको मात्रात्मक कहते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, मात्रात्मक भी आती हैं और गुणात्मक भी आती हैं, यानी शरीर की वृद्धि भी, और हमारा आईक्यू लेवल भी, और हमारे सीखने में हमारा सोशलाइजेशन भी, और हमारे नैतिक मूल्य भी, और हमारे इमोशंस भी इसी में आते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको डेवलपमेंट की अवस्थाएं दिखाई हैं। डेवलपमेंट जो शुरू होता है एक छोटे से बच्चे से, मान लीजिए पैदा हुआ बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से, और डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ। ये बिल्कुल जब आप कब्र में जाने को होते हैं तब तक भी डेवलपमेंट आपका होता ही रहेगा। आप कुछ ना कुछ सीखते हो, जरूरी नहीं है शारीरिक वृद्धि हो। यहां पर आके मान लीजिए ये आपकी टीनेज आ गई, या आपकी एडोलसेंस एज आ गई, टीनेज आ गई, ठीक है। टीनेज पे आपकी शारीरिक वृद्धि खत्म हो गई, टीनेज पे आपकी शारीरिक वृद्धि खत्म हो गई, या इस जगह पे आके देखिए आपकी शारीरिक वृद्धि खत्म हो गई। हाइट अब आपकी समान है, आपकी शारीरिक वृद्धि खत्म हो गई, लेकिन आपको सीखने को अभी बहुत कुछ है। क्या पता आप कॉलेज में आए हो तो आप एक नई चीज सीख रहे हो, क्या पता आप नई जॉब में आए हो तो वहां पर आप कुछ सीख रहे हो, आप सामाजिकता सीख रहे हो, आप संज्ञानात्मक कुछ चीजें सीख रहे हो, कुछ भी सीख सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है सीखने का, जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड तक सीखना है हमें इसमें। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम को लाने का यही एक मतलब था मेरा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं वृद्धि, ग्रोथ, यानी जिसको मैं बोल रहा था विकास में ग्रोथ, वृद्धि कर लीजिए, इसको विकास मत कीजिए, आप इसको काट के आप वृद्धि कर लीजिए। तो यह केवल क्या है, वृद्धि है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं वृद्धि, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो है हमारी, वृद्धि की बात हो रही है। विकास तो बहुत बड़ी चीज है, डेवलपमेंट। अब देखिए वृद्धि क्या है। मानव विकास से अभिप्राय, यानी मानव विकास का मतलब मानव वृद्धि भी बोल सकते हैं हम इसको। वृद्धि मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं
क्योंकि ये थोड़ा शारीरिक होने वाली है। वे अभिप्राय है शरीर के बाह्य व आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से है, जो गर्भधारण से लेकर परिपक्वता तक जारी रहती है। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा देता हूं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब वृद्धि क्या है। गर्भ के समय सिंगल जाइगोट होता है। जाइगोट का मतलब हो गया एक सिंगल सेल से काम चलता है। सिंगल सेल से फिर आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से धीरे धीरे फीटस बनेगा, ठीक है, फीटस बनेगा। फीटस के बाद, ठीक है, पूरी तरह से फीटस डेवलप हो गए, एक न्यू बॉर्न बेबी हो जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी, यह ग्रोथ ही तो है। जाइगोट सिंगल सेल था, सिंगल सेल, एक कोशिका था, बस सिंगल सेल था, बिल्कुल एक कोशिका था। सिंगल सेल से मल्टी सेल बन गया, न्यू बॉर्न बेबी हो गया, यानी जाइगोट, एम्ब्रियो। ये गर्भधारण के समय की बात बता रहा हूं। अब न्यू बॉर्न बेबी से जो हुआ, जो हमारे सेल्स हैं, अब न्यू बॉर्न बेबी की बात कर लेते हैं। जो हमारे सेल्स हैं, सेल से दोस्तों आपको पता है क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनेगी। इससे क्या बनेगा मेरे दोस्तों? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे कर रहा है? सेल्स, काफी सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और इससे ह्यूमन बॉडी। तो कहीं ना कहीं सेल की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ, हमारी अंदर की ग्रोथ की बात भी हो रही है। हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ये तो समझ गए होंगे। ऑर्गन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पेट, आंत, ये ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र। उसमें एक ऑर्गन नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्गन होंगे। पाचन तंत्र का मतलब हो गया उसमें आपका पेट भी आ गया, आंतें भी आ गई, ठीक है। हो सकता है उसमें लीवर का पार्ट आ जाए। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है, उसमें हमारी नाक भी आ गई, हमारी ये विंड पाइप भी आ गई, हमारी लंग्स भी आ गए। बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि ये बाह्य शरीर की हाइट, यानी बाहर से मेरा शरीर जो दिख रहा है वो बढ़ना, और अंदर से भी वृद्धि होना, इसे ग्रोथ बोलते हैं। ये एक डेवलपमेंट का छोटा सा भाग है, ग्रोथ भी है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर सकते हैं। यहां से आपको बिल्कुल याद रहेगा, हाँ, कि भाई अंदर भी बढ़ता है, बाहर भी बढ़ता है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैच्योरिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया ना, जब चीजें बढ़ रही हैं, ये देखिए मैंने इसलिए तो बताया था ये, क्योंकि लिंक करता हुआ जाऊंगा, इसलिए मैंने वहां बहुत ही टेक्निकल तरीके से, अब आपको कुछ लोग ये कहें, कुछ लोग ये बोलेंगे क्यों पढ़ाया, बहुत टेक्निकल तरीके से अभी आगे लिंक कर दूंगा। समझिए बात को, मेरे पे विश्वास करके आप पढ़िए, आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लिंक करता हूं। ये चीजें कब तक बढ़ेंगी? कोई छोटा बच्चा है, उसके सेल कब तक बढ़ेंगे, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, वो कब तक ग्रो करेगी? जब तक वो मैच्योरिटी को प्राप्त ना हो जाए, परिपक्वता को प्राप्त ना हो जाए, जब तक वो बढ़ता रहेगा बच्चा। यानी यहां पर मान लीजिए, ये लीजिए, यहां पर मैच्योरिटी बच्चे की, पूरा मैच्योर हो गया था बच्चा, मैच्योरिटी पूरी हो गई, परिपक्वता पूरी हो गई। तो यहां से आगे बच्चा बढ़ना बंद हो जाएगा फिजिकली, यानी जिस जिस चीज की मैच्योरिटी आती चली जाएगी वो चीज बढ़नी बंद। फिजिकल आ गई तो फिजिकल, इमोशनल आ गई तो इमोशनल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं। चलिए अब देखिए मैच्योरिटी से क्या तात्पर्य है, परिपक्वता से क्या तात्पर्य है। परिपक्वता से तात्पर्य है शारीरिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं के उस स्वाभाविक विकास की अवस्था से है जिसके बाद उसमें कोई वृद्धि या विकास नहीं होता। यानी शारीरिक भी है और मानसिक भी है, यानी मेरा आईक्यू लेवल भी है। शरीर प्लस दिमाग का बढ़ना, यानी दिमाग भी ग्रो हो रहा है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा मेरा दिमाग जो है अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, फुल्ली डेवलप हो चुका है। अब मेरा दिमाग उतना ही रहेगा, बस मैं प्रैक्टिस से, एनवायरनमेंट से उसको प्रॉपरली चला सकता हूँ, यानी दिमाग पूरा फुल्ली ग्रोन हो गया है। तभी तो हमने देखा, आप इसको ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा है, उसका शब्दकोश छोटा है,
बड़ा बच्चा होता है उसका शब्दकोश पूरा हो जाता है, और जब फुल्ली ब्रेन डेवलप हो जाता है उस बच्चे का शब्दकोश यानी शब्दों का जो उसका जानने का कोश है वो पूर्णतः पूरा हो जाता है। फिर बस वो अभ्यास करता रहता है और इसको इम्प्रूव करता रहता है। तो यही बात है, परिपक्वता से तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक विकास दोनों उस लेवल तक पहुंच जाएं कि अब इसमें कोई विकास संभव नहीं है, अब इसमें आगे कोई भी विकास नहीं हो सकता। ठीक है, अब शरीर मेरा, ये मेरी हाइट हो गई, मेरी हाइट 18 साल पे 19 साल पे मैं इतना ही था, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, उतनी ही रही। ये जो वेट बढ़ रहा है ये तो ऐसा है कि खाना पीना गलत हो गया है उसकी वजह से फैट आ रहा है, ठीक है ना। वरना अगर वेट की ओरिजिनल बात करें हम तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो गए हैं, अब वो और नहीं बढ़ रहे। ये जो लोग बोलते हैं ना कि सर आपने बोला था मेरे जो है फिजिकल चीजें नहीं बढ़ेंगी, वेट तो बढ़ता है, कोई जवाब नहीं दे पाता इसका। मैं बता रहा हूं, अब मेरे ऑर्गन्स नहीं बढ़ेंगे, ऑर्गन्स मेरे फुल्ली ग्रो हो गए हैं, ये तो इधर उधर कहीं ना कहीं फैट वैट चढ़ रहा है, इसकी क्या चिंता करनी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल फुल्ली तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है। चलिए अब देखिए, वुल्फ भाई साहब हैं एक, ठीक है, याद रखिएगा वुल्फ, ठीक है। कुछ लोगों को भेड़िया याद आ गया होगा इससे। तो इन्होंने क्या बोला मैं उसको बता देता हूं। परिपक्वता का अर्थ विकास का एक निश्चित चरण है, यानी एक लेवल है, निश्चित चरण है जिस पर बच्चे कुछ ऐसा कार्य करने में सक्षम होते हैं जो वह पहले नहीं कर पाते थे। यानी कोई बच्चा जो काम पहले नहीं कर पाता था या जहां तक वो पहले नहीं पहुंचा था, अब वो पहुंच गया है, अब वो मैच्योर हो गया है, अब वो मैच्योर हो गया है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो मैच्योरिटी की बात क्लियर हो गई कि भाई जो पहले काम नहीं कर पा रहे थे अब काम कर पा रहे हैं, और अब इससे बेटर नहीं कर पाएंगे तो मैं मैच्योर हो गया, अब मैं इससे बेटर नहीं कर पाऊंगा, मैं मैच्योर हो गया। नोट, ये लाइन मैं जानबूझ के लिख के लाया हूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और करते हैं इस लाइन के लिए, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल सहित। ट्रेनिंग हैज नो इफेक्ट ऑन मैच्योरिटी, कुछ किताबों में भी लिखा रहता है, बहुत ऊंचे लेवल की एमएड वगैरह की किताब भी आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं क्या, ट्रेनिंग हैज नो इफेक्ट ऑन मैच्योरिटी। इसकी बात मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग कब कोई हेल्प नहीं करती मैच्योरिटी में। अब मैं आपको स्पष्ट, मान लो दो बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी सीढ़ी चढ़ना सीख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये साइकोलॉजिस्ट ने करा है। तो बच्चे छोटे हैं, सीढ़ी चढ़ना सीख रहे हैं, तो मान लीजिए जिस भी अवस्था में वो सीढ़ी चढ़ना सीखते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए 1.5 साल के आसपास का बच्चा है जो सीढ़ी चढ़ना सीख रहा है। अब उन दो बच्चों को पृथक कर दो, ठीक है, एक को तो चढ़ने की ट्रेनिंग करो और एक को चढ़ने की ट्रेनिंग मत दो। एक को चढ़ने की तो ट्रेनिंग दीजिए, एक को चढ़ने की ट्रेनिंग नहीं दीजिए। तो कौन बच्चा जल्दी चढ़ना सीख जाएगा या चढ़ना पहले सीखेगा? तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट किए गए और इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाएगा ट्रेनिंग किसी काम की नहीं। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, यानी उसकी मांसपेशियां तंदुरुस्त हो जाती हैं, पैर मजबूत हो जाते हैं कि अब वो सीढ़ी चढ़ सकता है। मान लो 1.5 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है सीढ़ी चढ़ने के लिए, हो जाता है, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ने के लिए, स्टेयर्स सीढ़ी लिख देता हूं, स्टेयर्स चढ़ने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो माना, ये मैंने माना है भैया, मेरी बात, इन बातों को रेफरेंस, ये एग्जाम्पल पहले ले देता हूं। कभी कभी सर वो वाला रेफरेंस देके जो है हम क्वेश्चन की आपत्ति डाल देते, नहीं इसका रेफरेंस मत देना। माना 1.5 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है स्टेयर्स चढ़ने के लिए, ठीक है। अब 1.5 साल से 1.2 पे आ जाओ, मान लो 1.2 साल का एक बच्चा है, ठीक है, 1.2 साल का बच्चा यानी 1.25 महीने के आसपास का बच्चा है, और उसको मैं 2-2.5 महीने ट्रेनिंग दूं, ठीक है, और कहूं कि सीढ़ी चढ़, और एक बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दूं, तो मैं ये देखूंगा कि 1.5 साल पे दोनों बच्चे ही सीढ़ी चढ़ना सीख जाएंगे, ट्रेनिंग वाला भी और बिना ट्रेनिंग वाला भी। तो ट्रेनिंग का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बेटा 1.25 साल पे वो बच्चा मैच्योर ही नहीं हुआ था, उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उठ के
उठ के सीढ़ी चढ़ जाए, इतना मजबूत नहीं हुआ था। तो कितनी भी ट्रेनिंग दे लो आप, जब मजबूती है ही नहीं, चढ़ ही नहीं पा रहा, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो सीढ़ी चढ़ेगा कैसे? तो सीढ़ी चढ़ेगा कैसे? इसलिए यह शब्द बोला गया है कि ट्रेनिंग हैज नो इफेक्ट ऑन मैच्योरिटी, यानी ट्रेनिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आफ्टरवर्ड्स जब वो मैच्योर हो जाता है तब ट्रेनिंग का फर्क पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो साइकिल चलाना या बाइक चलाना, ठीक है। अब बाइक चलाना एक ऐसी चीज है जो मैच्योरिटी, जो हमारी शारीरिक वृद्धि है उसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी हमारा कोई पार्ट भी नहीं है कि भाई बाइक चलाना सीखें ही सीखें, कुछ लोग नहीं सीखते। तो जब हम बाइक चलाना सीख रहे हैं तो ट्रेनिंग काम आएगी। एक खुद से सीख रहा है, एक ट्रेनिंग से सीख रहा है, तो ट्रेनिंग वाला जल्दी सीख जाएगा क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो बाइक को संभालने के लिए, सब चीज के लिए। तो जब हमारा शरीर वो मैच्योरिटी प्राप्त कर जाता है, जब ट्रेनिंग में हमें कोई बढ़िया रहता है कि ट्रेनिंग कराओ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके लिए लेके आया हूं। चलिए सवाल करते हैं। सवाल देखिए, मैं बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आया हूं। इस सवाल को आप मुझे करके बताइए। देखिए ये सवाल एक हरियाणा के टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको करते हैं। परिपक्वता, ये लीजिए, इसको करके दिखाइए मुझे। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का एक उदाहरण, परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है? ठीक है जी, ठीक है। जब बालक सीखता है, ठीक है। ये लीजिए, क्या सीखता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, मजा आ जाएगा। चित्रांकन करना। बी ऑप्शन देखिए, पढ़ना। सी ऑप्शन देखिए, साइकिल चलाना। डी ऑप्शन देखिए, चलना। हाँ जी दोस्तों, यह सवाल है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसका आंसर क्या देंगे। ये हैं बिल्कुल हिला देने वाले बेसिक सवाल। रट तो लो, बहुत लोगों ने आपने रट रखा होगा कि जी साइकिल चलाना ऑप्शन हो गया, बस कैसे हुआ क्यों हुआ कुछ नहीं पता, बस हमें रटा हुआ है, हमने याद कर लिया, मैंने पढ़ाया, लेकिन मैं समझाऊंगा, वो मेरा कर्तव्य है। परिपक्वता का यानी मैच्योरेशन का, मैच्योरिटी का क्या उदाहरण है? ठीक है, क्या है? जब बालक क्या सीखता है, ठीक है। चित्रांकन करना। अब देखिए, चित्रांकन करना भी एक तरह से, भाई जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा जब तक मैं चित्रांकन कर सकता हूं या मैं सीख रहा हूं। दूसरा पढ़ना भी यही रिलेटेड है। साइकिल चलाना भी वैसा ही है, और चलना, ये सारे ही मेरे को मैच्योरिटी से रिलेटेड लग रहे हैं। लेकिन जब चारों ऑप्शन ऐसे हों तो बेस्ट वन ऑप्शन के लिए हमें एक आंसर तो देना पड़ेगा ना, कि ये वाला ऑप्शन क्यों चुन रहे हैं। तो देखिए, परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी आप ये देखिए, चित्रांकन करना, चित्र बनाना आप अर्ली एजेस से और एंड तक सीखते ही रहते हैं। यानी मैच्योरिटी लेवल आया नहीं आया हम नहीं कह सकते कुछ भी, कि भाई अब बच्चा सीख रहा है, अभी भी सीख रहा है, बेटर होया जा रहा है, क्या मैच्योरिटी लेवल प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। पढ़ना, सेम केस है, पढ़ना आ गया, मैच्योरिटी लेवल प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। सेम केस है चलना, मान लो छोटा बच्चा है, चल रहा है, इसमें आ सकता है कि भाई एक मैच्योरिटी लेवल प्राप्त हुआ, कि भाई अब बच्चा पूरी तरह से चलना सीख गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो कि साइकिल चलाना, यह साइकिल चलाना कब मुमकिन है? जब बच्चा फुल्ली मैच्योर हो चुका हो। जब बच्चा मैच्योरिटी लेवल प्राप्त कर लेगा तब उसी के बाद वो साइकिल चलाना सीख पाएगा, उसके मसल्स वगैरह, क्योंकि यह सारे काम मैच्योरिटी आते आते भी हो सकते हैं, यह सारे काम मैच्योरिटी, लेकिन यह काम ही ऐसा काम है जो फुल्ली मैच्योरिटी के बाद होगा। इसलिए यह ऑप्शन रहेगा साइकिल चलाना, इसलिए ऑप्शन रहेगा परिपक्वता का उदाहरण है जब बच्चा क्या सीख जाता है? साइकिल चलाना, की भाई अब मैच्योरिटी आ गई है। तो ये बात क्लियर होगी। अब हम डिफरेंस जरूर पूछे ही जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है। तो यह बात तो आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तुरंत बता दोगे। देखिए वृद्धि क्या है, ठीक है।
वृद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन जैसे ऊंचाई, आकार, लंबाई और वजन जिन्हें नापा जा सके, जिन्हें नापा जा सके वो है। ठीक है, आगे इसको भी हम लिख सकते हैं, या जिसे मेजर किया जाए, मेजर किया जा सके, यानी नापा जा सके। मेजर को नापा लिख देना, जा सके। ठीक है, तो जिसे मेजर किया जा सके, ये सारी हमारी ग्रोथ हो गई। डेवलपमेंट क्या है? ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, केवल उनके गुणों को बता सकते हैं। ठीक है, विकास से तात्पर्य है कि दोनों हो गए, नापेंगे भी, यानी दोनों है ना, इसमें ग्रोथ भी है और बाकी अलग चीज भी है। तो जो अलग चीज है उनको हम नाप नहीं सकते। ग्रोथ वाली चीज तो यहां पर आ गई, नाप लिया, डिफरेंस में हम अलग जो है वही तो बताएंगे, इसलिए तो बोला। ठीक है, तो विकास का तात्पर्य आकार और वजन के साथ साथ ज्ञान, कौशल और व्यवहार में होने वाले आरोही परिवर्तनों से भी है। यानी ऐसी चीजें जिनको नापा नहीं जा सकता वो भी इसमें आएंगी डेवलपमेंट में वो भी आएंगी, वो उसमें नहीं आएंगी। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं और देखिए। ठीक है, यह प्रकृति से मात्रात्मक, यानी इनकी मात्रा को बताया जा सकता है। 10 फीट हाइट, 6 फीट हाइट, 20 किलो वजन, इस तरह से इनको नापा जा सकता है, मात्रा में बताया जा सकता है। इनको मात्राओं में नहीं बताया जा सकता। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप मात्राओं में नहीं बता सकते। प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, यानी कुछ चीजें तो होंगी लेकिन कुछ गुणात्मक हैं जिनको आप नहीं बता सकते, केवल उनके गुणों को दर्शा सकते हो। जैसे संज्ञानात्मक चीजें हो गई, गुणों को दर्शा सकते हो। ठीक है, संवेग हो गई, यानी इमोशंस हो गए आपके, वो आप केवल गुणों को बता सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई जिनके आप केवल गुण बता सकते हो। उसके बाद वृद्धि का तात्पर्य सामान्य शारीरिक परिवर्तन से है, वो मैं आपको बता चुका, सेल वगैरह की कहानी सामान्य शारीरिक परिवर्तन से है। इसमें क्या आएगा? इसमें समग्र, यानी सब कुछ पूरा कंबाइंड एक गोला बना लो, यानी ऐसे। ये डेवलपमेंट का गोला है, मान लीजिए डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट रीजनिंग में पढ़ते हो ना, रीजनिंग में बीएड का एग्जाम दिया होगा, रीजनिंग यानी डेवलपमेंट का पूरा गोला हो गया। इसके अंदर क्या होगा? वृद्धि भी आएगी, ये लीजिए वृद्धि इसके अंदर लिख दी। इसके अंदर और क्या आएगा? सामाजिकरण भी आएगा, सामाजिकरण भी कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर और क्या आएगा? ठीक है, संज्ञानात्मक कर दिया, लीजिए संज्ञानात्मक। ठीक है, और बहुत सारी चीजें रहेंगी, यानी ये पूरा एक कंप्लीट बहुत सारी चीजों का पैकेज है, उसे बोलेंगे डेवलपमेंट। तो इसमें सारी चीजें आ गई। तो देख लीजिए, विकास समग्र, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक या कोई अन्य, सभी इसमें आ जाएंगे, सभी इसके अंदर आ जाएंगे। बताइए, बात क्लियर हो गई? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। अब देखिए क्या बताया, वृद्धि तो मैच्योरिटी पे पूरी हो जाएगी। वृद्धि, शरीर बढ़ा, मैच्योर हुआ, टीनेजर पे आया, सब कुछ पूरी वृद्धि हो गई, अब और नहीं बढ़ना। लेकिन इनमें से हो सकता है कुछ चीजें, फिर मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं फोकस करता हूं। हो सकता है इसमें से कुछ चीजों पे तो मैच्योरिटी आ जाए, लेकिन बाकी जितने गोले मैंने बताए, देखिए जैसे मान लो इसमें इस पे मैच्योरिटी आ गई, ठीक है, हो सकता है इस पे मैच्योरिटी आ जाए, ये ना बढ़े आगे चल के, लेकिन कुछ क्षेत्र अब भी ऐसे रह जाएंगे जो एंड तक मैच्योर ही नहीं होगे। आप जिसमें सीखते ही रहोगे, मरने तक भी सीखते रहोगे, वो चीजें आपकी कभी भी मैच्योर होंगी ही नहीं। मैच्योरिटी नाम की चीज उन चीजों में आएगी ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कहां से, गर्भाधारण के समय से शुरू होकर जीवन के अंत यानी गर्भ से समाधि तक जारी रहती है। ये बात भी मैंने आपको बता दी, और ये रुक जाती है, ये तो रुक जाएगी मैच्योरिटी आने पर। ये मैच्योरिटी आने कहां तक, एंड तक जाएगी। ये बात भी क्लियर होगी आपको। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब आ जाते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं सबसे कंफ्यूजिंग चीज है बच्चों के लिए, इसलिए मैं आपका पहले ही क्षण में कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि देखिए, विकास की अवस्थाएं दी तो साइकोलॉजिस्ट ने ही है। साइकोलॉजिस्ट ने अपने देश, अपने बच्चे जिन पे एक्सपेरिमेंट किया, उनके हिसाब से अवस्थाएं दी हैं। तो यह कोई कह के नहीं चला गया कि यह वाली अवस्था इतने की ही मानी जाए। ठीक है, हम अपने इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे,
लेकिन कभी कभी वो सीधा नाम लेके, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि वो सीधा नाम लेके पूछ लेता है। इसका एक सवाल अभी कराऊंगा, सीधा नाम लेके पूछ लेता है कि रॉस के हिसाब से बताओ कितनी अवस्थाएं हैं। तो वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई रॉस के हिसाब से 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, क्लासनिक के हिसाब से कितनी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कई बार यूपी टेट के एग्जाम में या स्टेट टेट के एग्जाम में वो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वो उसके लिए ये चीजें कवर करनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में ये चीजें आपसे कवर ना हो। तो देखिए रॉस के, ठीक है, रॉस ने मानव विकास की प्रक्रिया को केवल 4 चरणों में विभाजित किया है, केवल 4 चरणों में। कौन कौन से हो गए ये आपको पता है स्टेजेस। एक तो पूर्व प्रसूति काल हो गया, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है। गर्भ के बाद नवजात काल हो गया, जब बच्चा बिल्कुल नया नया जन्म लेता है। फिर उसके बाद शैशवावस्था हो गई। शैशवावस्था में बच्चा जो है धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा होता है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड आ गया, यानी बाल्यकाल आ गया। बाल्यकाल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था पे बच्चे में कुछ जगह पे मैच्योरिटी आ जाती है और बाकी स्कूल से चला जाता है हमारे, यानी हम शिक्षक हैं तो हमारी कहाँ तक की जिम्मेदारी है, स्कूल तक की। तो हमें पढ़ना भी मेन कहाँ तक है, स्कूल। उसके बाद प्रौढ़ावस्था वगैरह, वहाँ पर वो सीखेगा, हमें पता है सीखेगा, लेकिन हम सिखाने के लिए नहीं होंगे, हम बच्चे को जहाँ सिखाने के लिए होंगे वहाँ तक की तो नॉलेज हमें बहुत डीप होनी चाहिए। ये इसलिए आपको किशोरावस्था तक तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चों में छोटे छोटे साइकोलॉजी से क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होंगी, यही कम ज़्यादा करता रहेगा। एक तो प्रीनेटल पूर्व प्रसूति काल, एक न्यूबॉर्न, ठीक है, नियोनेट वाला, न्यूबॉर्न यानी नवजात, उसके बाद इन्फेंसी शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यकाल और बाल्यकाल के बाद किशोरावस्था। ये लीजिए होगी पूरी, यही मेन हमारी हैं। अगर प्रीनेटल हरा दो, कुछ लोग प्रीनेटल रखेंगे, कुछ लोग प्रीनेटल नहीं रखेंगे। मैंने आपको फिर बताया कि साइंटिस्टों के नाम से है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, बीच में नहीं छोड़ेंगे आपको। चलिए रॉस ने क्या बोला, रॉस की बात करते हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था 1 to 3 ईयर। अब रॉस ने पूर्व प्रसूति काल पे जोर नहीं दिया, उसने कुछ नहीं करा, उसके बारे में नहीं बताया। उसने बताया इन्फेंसी शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष चलती है। इससे पहले के बारे में भी नहीं बताया, 0 to 1 जो है वो क्या बोल रहा है उसको। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है कि भाई बाल्यकाल में पहला बाल्यकाल जो होता है, आरंभिक बाल्यकाल, वो चलता है 3 से 6 साल का। बाल्यकाल ऐसा होता है ज़्यादा बड़ा काल होता है, उसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है, यानी जो अवस्थाएं होती हैं सीखने की वो एकदम इधर से शुरू होता है और इधर इतना बड़ा सीख जाता है। तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या सीखा और यहाँ पर क्या सीखा, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है बाल्यकाल में। फिर आता है उत्तर बाल्यकाल यानी लेट चाइल्डहुड। ये जो है हमारा 6 to 12 ईयर पे जब बच्चा एज पालेगा, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, तब ये चलेगा। फिर आया एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था वही 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोली गई है, आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किशोरों के, वो मैच्योर हो रहे होते हैं, उनमें मैच्योरिटी आती है। बच्चे में तो मैच्योरिटी आ गई होगी, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी होती है वो शुरुआत कहां से होती है, आपकी किशोरावस्था में शुरू होती है, और किशोरावस्था के अंत तक आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल मैच्योर हो चुके होते हैं। तो इसलिए एडोलसेंस का जो पार्ट है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा समय आता है जब बच्चे को सबसे ज़्यादा समझा बुझा के रखने की जरूरत माँ बाप को या उसके शिक्षक को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्निक ने क्या बोला। कोलेस्निक ने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ लोग इसे 10 भी बोलते हैं, यानी वो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था भी 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे, लेकिन 8 पार्टों में डिवाइड करा। कुछ किताबें 8 भी लिख रही हैं, कुछ 10 भी लिख रही हैं, तो मैं 8 लेके आया हूं, ठीक है। तो कोलेस्निक ने किस में डिवाइड किया, पहला मैंने आपको बताया प्रीनेटल पूर्व प्रसूति काल, जन्म से पहले 280 दिन का समय होता है, आपको पता है 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन का लगभग समय होता है, 280 दिवस का समय होता है, 9 महीने का ही रहता है, 10 दिन भी नहीं, तो 280 दिनों का समय रहता है, ठीक है, गर्भ धारण से जन्म तक का। उसके बाद बात करते हैं नियोनेटल यानी नवजात काल जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है।
ये सबसे खतरनाक काल होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे खतरनाक काल इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू के कुछ दिन, कुछ हफ्ते वो बाहर के वातावरण को एडजस्ट करने में लगाता है। आपने देखा होगा उस समय पे बच्चे का वजन भी कम होता है। जन्म लेने पे वजन ज़्यादा था, कुछ हफ्तों बाद वजन कम हो गया, फिर वापस से ग्रो करता है। तो शुरू में थोड़ा सा वजन में नीचे की तरफ ग्राफ आता है। उसका कारण यही है कि वो बाहर की चीज़ों को पे एडजस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एडजस्टमेंट उसका चल रहा है। बच्चा थोड़ा भय के माहौल में भी रहता है, आपने देखा होगा मदर से ही चिपका रहता है, तो वो सब माहौल उसके अंदर रहते हैं। उसका विजन भी कमज़ोर रहता है, उसको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा होता कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें रहती है आरंभिक अवस्था में। तो बच्चे को एडजस्टमेंट जैसे ही होने लग जाता है फिर वो ग्रो करने बहुत बढ़िया तरीके से लग जाता है। तो आपने देखा हो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा इसी में होता है, नियोनेटल पीरियड में। यानी बच्चे अगर एडजस्ट ना कर पाएँ या छोटी मोटी बीमारी हो जाए बच्चे को, तो उसमें बच्चे के मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन सा आता है, उसके बाद बात आता है अर्ली इन्फेंसी। बोला गया इनके द्वारा बोला गया अर्ली इन्फेंसी, यानी जब नवजात समय के बाद वाली शैशवावस्था, यानी पहले की शैशवावस्था जो हो गई वो होगी अर्ली इन्फेंसी, यानी प्रारंभिक शैशवावस्था। ये 1 महीने से 15 महीने तक की उम्र का कोलेस्निक ने बोला है कि होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, लेट इन्फेंसी यानी उत्तर शैशवावस्था। ये कितना है, 15 महीने से 30 माह तक, 15 महीने से 30 माह तक का बोला है। यानी आप लगा लीजिए 12 या 36, तो 3 साल से कुछ कुछ कम पे ये उसको शैशवावस्था को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, नियोनेट यानी 1 महीने से शुरू कर रहा है और 3 साल, 1 से 3 लगभग पहले वाला ही है, आप देख सकते हो पहले वाला ही तो है, बस उसने थोड़ा सा उसको बता दिया, डीपली एलोबरेट कर दिया, थोड़ा समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे सवाल जो आते हैं वो भी हम ले लेंगे, आप वही सवाल ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे हम। अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती चाइल्डहुड में डिवाइड करा गया है 2.5 साल से लेकर 5 साल तक। ये 2.5 साल से 5 साल तक का समय इसने अर्ली चाइल्डहुड को दे दिया। यानी ये हर एक को डिवाइड करता चल रहा है कोलेस्टिक। इसने इन्फेंसी भी डिवाइड कर दी, इसने चाइल्डहुड भी कर दी, और ये किशोरावस्था को भी डिवाइड कर देगा। रॉस ने ये डिवाइड नहीं करे थे, इसने क्या करा, रॉस को उठाया और ऐसे डिवीजन करता चला गया। ये डिवीजन करता चला गया तो इसके अपने आप ही बढ़ गए, ज़्यादा हो गए, इसमें दिक्कत ही क्या है, कोई टेंशन नहीं। बस हमारी जान को एक चीज़ कर दी कि याद ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। मिडिल चाइल्डहुड कहाँ से आता है, 5 से 9 साल। उसने 2 चाइल्डहुड दिए, इसने 3 दे दिए, अर्ली, मिडिल और लेट। ठीक है, अगला आ जाएगा इसका लेट चाइल्डहुड, 9 से 12 का, 9 से 12 वर्ष में इसने लेट। तो जो इसने बच्चों पे रिसर्च करी होगी वो इस हिसाब से इसने रिसर्च करी होगी, इन कैटेगरियों को अलग अलग किया होगा। एडोलसेंस में आ गया, 12 से 21 वर्ष दिया है इसने, उसे भी डिवाइड करेगा अभी आगे। 12 से 21 वर्ष को देखते हैं कैसे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें 12 से 21 वर्ष में, यानी इसमें भी कह सकता है कि भाई अर्ली एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस, क्योंकि बड़ा पीरियड है। 12 से 19 तक एक डिवाइड कर देगा, 19 से 21 तक एक कर सकता है। काफी साइकोलॉजिस्ट ने इसको करा भी है। चलिए ईबी हरलॉक के हिसाब से देख लेते हैं, ईबी हरलॉक ने कैसे डिवाइड किया है। प्रीनेटल पीरियड आप सभी को पता है, पूर्व प्रसूति काल, ये कहाँ है, कंसेप्शन से लेकर 280 दिन का होता है। उसके बाद इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, अब आप सबको समझ में आने लगी होगी कहाँ से कहाँ तक होती है। जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने दी है, जन्म से 2 सप्ताह तक। बेबीहुड यानी शिशु अवस्था। अब ये बेबीहुड नाम मैंने इसलिए इसको इंक्लूड करा है कि बेबीहुड यानी ये भी इन्फेंसी का ही एक पार्ट है। बेबीहुड, इन्फेंसी नाम आ जाए, बेबीहुड आ जाए, क्योंकि देखिए इसमें इन्फेंसी और ये अलग अलग दे दिया है, तो बेबीहुड भी वही है। देख लीजिए आप, 2 वर्ष तक है ना, पहले इन्फेंसी, रॉस के अकॉर्डिंग इन्फेंसी 2 वर्ष तक चली थी, तो ये भी बेबीहुड की जगह कई बार वो रिप्लेस कर देता है इन्फेंसी या बेबीहुड, तो गलत नहीं करना है। 2 वर्ष तक ये लगभग एक ही चीजें रहती हैं। फिर उसका बाद चाइल्डहुड आ गया, 2 से 11 वर्ष और 12 वर्ष गया, तो 11 या 12 उसने माना है। अर्ली चाइल्डहुड 6 वर्ष तक रहेगा, और वो लेटर चाइल्डहुड 7 से 12। तो लगभग हर एक का मत चाइल्डहुड के लिए तो सेम है। सारी दिक्कत उनको इन्फेंसी वगैरह पे आ रही है, वो वहां पर थोड़ा सा खेल जा रहे हैं, कोई कम बोल रहा है इन्फेंसी को, कोई ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन चाइल्डहुड और एडोलसेंस सब ने वही बोला है एक अधिकतर। उसके बाद बात करते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस को
हरलॉक ने डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया? पूर्व किशोरावस्था और यानी अर्ली एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। ठीक है, इसमें उसने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस में उसने एडोलसेंस को डिवाइड कर दिया। तो यहां से उसने 3 उम्र बता दी, 11 से 13, ठीक है, 16 से 17 और 20 से 21। उसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप इसको बस ये याद रख लीजिएगा किन किन हिस्सों में उसने डिवाइड किया है इसको, किशोरावस्था को किस किस हिस्सों में। प्री एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस का मतलब अभी एडोलसेंस आई नहीं, आने वाली है, 12 साल से पहले की हल्की सी, तो याद रहेगी 11, 12, 13 ये प्री हो गई। फिर उससे आगे अर्ली एडोलसेंस, एडोलसेंस की शुरुआत हुई है अभी, ठीक है, तो 16, 17 ईयर्स। और लेटर एडोलसेंस, एडोलसेंस जाने वाली है, एडोलसेंस उसकी जाने वाली है। तो जब जाने वाली है तो 20-21 वर्ष। तो यहां से हम याद कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे सटीक रेफरेंस है हमारा, ये हम क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिकल एजुकेशन की बुक है, उससे रेफरेंस लेके आए हैं। हम इसको भी बहुत सटीक मान सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ, ये केवल बायोलॉजिकल स्टेजेस है। ठीक है, ये एनसीईआरटी वालों ने दिया बायोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उनकी ड्यूरेशन दे रखी है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो दे रखे हैं। तो हमें तो ये ड्यूरेशन से मतलब है, हम पहले ये देखेंगे। देखिए पूर्व प्रसूति काल अवधि कितनी दी है एनसी, 280 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियोनेटल नवजात काल कितना दिया है? बर्थ से 1 महीना, ये बिल्कुल सही है, 28 डेज का दिया है, लगभग 1 महीना बर्थ से नवजात काल होगा। क्लियर है भाई दोस्तों? उसके बाद बात करते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में थोड़ी दिक्कत है, कोई 1 साल की देता है, कोई 2 साल की देता है। या एनसीईआरटी वालों ने 1 साल की दी है शैशवावस्था, शैशवावस्था को उन्होंने 1 साल का दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 1 to 10 ईयर्स की दी है, 1 to 10 ईयर्स। कुछ लोग 2 से 12 देंगे, कुछ लोग 2 से 12 देंगे, कुछ इन्होंने 1 to 10 ईयर्स दी है। फिर आ गया किशोरावस्था, 10 से 19 दी है इन्होंने, 10 से 19। कुछ 12 से 19 देंगे, कुछ 12 से 19 देंगे, क्योंकि 2 से 12 ये देंगे, तो 12 से 19 दे देंगे। इन्होंने 10 से 19 दी है। फिर व्यस्तता 20 से ऑनवर्ड और ओल्ड एज 60 से। तो ये जो हमारा सोर्स है ये हमने आपको पहले ही लिखवा दिया, इसको आप लिखित में रख लो। ये हमने कहाँ से लिया है? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया है, प्रमाणित सोर्स है, उनका टेबल दिया गया था, हमने वहां से इसको लिया गया है हमारे द्वारा। अब उन्होंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, एडोलसेंस इज द क्रूशियल पीरियड इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एडोलसेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। क्वेश्चन कई बार आ सकता है कौन सा पीरियड ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा क्रूशियल है, तो हम यहां से रेफरेंस देंगे कि भाई एडोलसेंस का पीरियड सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, केवल क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। वो धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको कौन सी अवस्थाएं एग्जाम में टिक करनी है वो मैं लेके आ गया हूं, और क्यों करनी है उसका कारण मैं बता रहा हूं। एग्जाम में ये अवस्थाएं टिक करनी है, देख लो, लिख लो, नोट कर लो। क्यों करनी है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आने के बाद क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं आपको बताओ उसमें आपत्ति दी जाती है। इनमें कोई आपत्ति नहीं दी गई है, ये बिल्कुल सही है। इनको सी टेट वाले भी, यूपी टेट वाले भी सब सही करके चलते हैं। तो हमने इस कारण से इस चीज को लिया है बस, क्योंकि इनमें कोई आपत्ति नहीं आई। क्योंकि जब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं तो मैं किसको सही मानूं, किसका रेफरेंस देता घूमूंगा। ये वाले को किसी की आपत्ति नहीं आई और इनको सही माना गया है। सी टेट वालों ने भी यही उत्तर दिए अपने आंसर की में, यूपी टेट वालों ने भी यही उत्तर दिए अपनी आंसर की में। कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लो वो 0 to 2 वर्ष हो ही ना इन्फेंसी में, और वो 0 to 1 दे और बाकी सारे ऑप्शन बड़े उल्टे सीधे हों, तो 0 to 1 लगा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पूछे बताइए शैशवावस्था कब चलती है, शैशवावस्था कब चलती है। ऑप्शन सुनो, ए ऑप्शन है 0 से लेकर 1 साल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सुनिए, बी ऑप्शन है 3 साल से 4 साल। सी ऑप्शन है 4 साल से 5 साल, ठीक है। डी ऑप्शन है 1 साल से 8 साल। तो अब आपको पता है इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कि एनसीईआरटी ने बोल रखा है 0 to 1 ईयर, तो ये लगा देंगे। ऑप्शन देख के काम करेंगे,
थोड़ा सा होश में काम करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, जब हमें पता होगा कि हमें पूछा क्या गया है। किस पे टिक लगा के आना है? अगर 01 है और 02 है तो 02 पे टिक लगाइए। अगर इन्फेंसी का 01 भी ऑप्शन है, 02 भी ऑप्शन है, तो आप किस पे टिक लगा के आएंगे? 02 पे लगा के आएंगे। सीटेट 2015 का सवाल है, कोई आपत्ति नहीं आई थी, उन्होंने 02 ऑप्शन को आंसर की में दिया था। बिल्कुल क्लियर होगी बात। चलिए, तो प्री नेटल स्टेज, पूर्व प्रसूति अवस्था 280 दिन, आपको पता है, जो आपको रटना है इस टेबल को रट लेना। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था 0 to 2 ईयर, 0 से 2 साल तक बच्चा को शैशवावस्था में रहता है। उसके बाद चाइल्डहुड को डिवाइड किया गया है 2 से 12 के समय में, एक हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक हमारी लेट बाल्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 7 की हो गई, 2 to 7, और जो हमारी मिडिल बाल्यावस्था यानी जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था है वो 7 to 12 हो गई। ये बात मैं आपको बड़ी बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ। उसके बाद किशोरावस्था 12 से लेकर 18 तक, ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, बच्चा मैच्योर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। फिर उसके बाद अर्ली एडल्टहुड 18 से 30, मिडिल एडल्टहुड 30 से 60 और ओल्ड एडल्टहुड। तो यहाँ तक की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बच्चा अधिकतर हमारे पास कुछ इस एज में ही रहने वाला है। इससे नीचे हमारे पास से बच्चा चला जाता है, तो ये ऊपर की अवस्थाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। तो चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। जो रटा देते हैं उनका मैंने आपको बता दिया होगा कि मैं क्यों रटा रहा हूँ, किस कारण से रटा रहा हूँ। ये वाला चार्ट और एनसीईआरटी ने क्या दिया है, अगर वो लिख के दे दे कि भाई रॉस के हिसाब से बताओ तो क्या लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विकास के क्षेत्र, मैंने बताया ना विकास के बहुत तगड़े तगड़े क्षेत्र हैं, हमें कितने याद करने हैं? देखिए विकास के क्षेत्र जो हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं नोट करा देता हूँ। ये फिजिकल डेवलपमेंट है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट ये लीजिए, ठीक है जी। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद ये वाला इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशंस, ये भी इमोशन डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक आपका जो है विकास। बिहेवियर, आपके बिहेवियर में विकास। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इनको मेन 4 बोला गया है, यानी ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये सब डेवलपमेंट, एक का डेवलपमेंट होगा दूसरे का लिंक करेगा ही करेगा, एक डेवलपमेंट दूसरे से लिंक करेगा ही करेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्या फिजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। मान लो कोई बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसको विजन में प्रॉब्लम है, देखने में, तो क्या पढ़ना लिखना ये सब चीजें वो देर से नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा देर से। तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक जो उसके चेंजेस हैं वो लेट आएंगे उसके अंदर वो, और हो सकता है उसके इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, वो भय का माहौल उसके अंदर रहे, कोई शर्म रहे, डर रहे, तो वो भी उसके अंदर डेवलप हो सकता है अपनी इन फिजिकल चेंजेस के कारण। तभी तो मैंने कहा ये सारे लिंक हैं एक दूसरे से, ये सारे के सारे आपको लिंक मिलेंगे। मेन 4 कौन से हैं जिन पे पूरा फोकस करना है, जिनके अंदर ही ये सारे आ जाएंगे। इन मेन 4 के अंदर सारे आ जाते हैं। ये हमारे पीसीएस तो याद रहेगा, बाद में इमोशन, पीसीएस इमोशनल है, पीसीएस इमोशनल है, ये आपको याद रखना है। जो हमारा पीसीएस है वो इमोशनल है, पीसीएस हमारा इमोशनल है, यहां से याद हो जाएगा। पी से फिजिकल यानी शारीरिक, पी से फिजिकल यानी शारीरिक, ठीक है। सी से कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास। एक एक करके अगले क्लास में मैं ये सब लेने वाला हूं। सोशल सामाजिक विकास, ठीक है, और इमोशनल भावनात्मक विकास। अब ये 4 विकास के अंदर ही सारे निहित हो जाते हैं, सारे इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको आइडिया दे दिया है। अब मैं अगली क्लास में क्या लेके आऊंगा, किस अवस्था में इनमें क्या क्या विकास होते हैं। जैसे इन्फेंसी हो गई, शैशवावस्था, तो इनमें क्या क्या विकास होंगे, चाइल्डहुड में क्या क्या विकास आरंभ होंगे,
एडोलसेंस में क्या क्या विकास आरंभ होंगे, वो मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास अगली क्लास लेके आने वाला हूँ। ये देख लीजिए आप, ये हमारा एक ग्राफ है जो कि मैंने आपको समझाने के पर्पज से लेके आया। देखो ग्राफ से देखो, जितनी रेखा ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी तिरछी, उतना ही ग्रोथ ज्यादा है। आप देखिए इसको ध्यान से देखो, ये रेखा कितनी तिरछी है, फिर ये थोड़ी सीधी सी हो गई, फिर ये और सीधी हो गई, ये सीधी होती जा रही है। आप देखिए पहले ये इतनी टेढ़ी थी, यानी विकास बहुत तीव्र गति से चल रहा था। तो देखिए आप 1 साल से 2 साल के बीच में विकास बहुत तीव्र गति से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। फिर विकास धीरे 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 अपने पठार की तरफ आ गया, आगे पढ़ेंगे पठार भी। तो विकास अगर पूछा जाएगा किस में सबसे तेज होता है, तो वो मैं अगली क्लास में लेके आने वाला हूं। इस ग्राफ से मैं शुरू करूंगा अगला, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये पूरा हो जाता है दोस्तों, और ये हमारा अगली क्लास के लिए रहेगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, उम्मीद करता हूं क्लास में बहुत मजा आया होगा। बस एक ही मोटिवेशन आपसे चाहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आप पढ़ के बड़े मजे में पेपर पास करोगे। अगली क्लास फिर लेके आता हूं, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी दोस्तों को।